हेलो क्लास, वेलकम। सो अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ख़त्म कर चुके हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हो उसके अंदर हुआ, एंड देन फाइनली वो कैसे ख़त्म हुआ, कैसे कॉल्ड ऑफ हुआ, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम एक दूसरा मूवमेंट जो इंडियन हिस्ट्री में आया वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट के बारे में जानेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस इसका क्या मतलब है? डिसओबीडियंस मतलब रूल को ना मानना, ठीक है। जो भी सरकार ने रूल बनाया है उन रूल्स को ना मानना, बेसिकली आइडिया ये था इस मूवमेंट का। तो अभी हम समझते हैं कि हुआ क्या था, हो क्या रहा था, ठीक है। In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagrahi needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. उनको लगा कि अभी वो इतना वायलेंस फैला रहे हैं, उन्हें वायलेंस नहीं करना चाहिए और अभी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो मूवमेंट अभी नहीं होना चाहिए। विद इन द कांग्रेस some leader were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election. So कुछ लीडर्स ऐसे थे कांग्रेस में जिन्होंने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो फेल हो गया है, तो इससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है, तो उन्हें लगता था कि हमें सरकार में ही घुस के सरकार को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार में घुसने का तरीका क्या है? इलेक्शंस। इसीलिए वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और फिर अपने रूल्स एंड लॉज बनाए, जिससे क्या होगा कि रूल्स चेंज होंगे, लोगों की लाइफ सुधर जाएगी। उन्हें ऐसा लगता था, ठीक है। तो ऐसी सोच रखने वाले कुछ मेन लीडर्स थे, वो थे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू। वो लोग चाहते थे कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, तो उन्होंने अपनी एक अलग से एक पार्टी बना दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। अब कुछ लीडर ऐसे थे जो गांधी जी के फुल सपोर्ट में थे और वो बिल्कुल भी सरकार में आना नहीं चाहते थे। तो वो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये लोग नहीं चाहते थे कि सरकार में आया जाए, ठीक है। फिर इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डाइसेशन, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. The first was the effect of worldwide economic depression. Agricultural price began to fall from 1926 and collapsed in 1930. As the demand for agriculture goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. See, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि ठीक है, दो पार्टीज बन गई, दो वेज। एक तो इतना मतलब दो व्यूज थे, है ना, दो व्यू हो गए ना ये। एक तो चाहते हैं कि सरकार में एंटर करें, एक चाहते हैं ना करें। ऊपर से क्या और क्या कंडीशन हो गई उस टाइम पर, ये 1920s की बात है और इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पे डिप्रेशन भी आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। पूरी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी एक तरह से। तो क्या होता है, जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्लास होती है, उनके जो बेचारों के जो फसलें वगैरह होती है, वो उनका प्राइस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिक नहीं पाती है। तो वो भूखे मरने की कंडीशन आ जाती है उनकी, ठीक है। तो इसलिए जो रूरल एरिया था वो पूरा बिल्कुल डिप्रेशन में था, बिल्कुल दुखी था, ठीक है। वहाँ पे लोग चाहते थे कि कुछ हो, हमारे सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ हो, कोई मूवमेंट हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे, वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे, ठीक है। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. अब क्या होता है, टॉरी पर्सन का नाम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन में मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर टॉरी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था वो उसके हेड थे सर जॉन साइमन, ठीक है। इस कमीशन का काम क्या था? अब ये कमीशन बनाया उन्होंने, बट कमीशन का काम क्या था? कमीशन का काम ये था कि जो गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में, वो देखे कि क्या इस गवर्नमेंट में कुछ रूल्स के चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या
क्या क्या नए रूल्स और लाने चाहिए, क्या जो पुराने रूल्स हैं वो अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बेसिकली ये आइडिया था साइमन कमीशन बनाने का। अब ये जब इंडिया में आता है तो इंडिया इसके विरोध में होता है, इंडियन सारे इसके विरोध में होते हैं। तो नारे लगते हैं गो बैक साइमन। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसके जितने भी मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे और सातों मेंबर वो ब्रिटिश थे, सातों मेंबर अंग्रेज थे। अब इंडियंस को लगा कि हमारे ही रूल देखने हैं, हमारे लिए ही रूल बताने हैं और ये लोग हमें ही कैपेबल नहीं समझते हैं कि हम अपने रूल्स खुद से देखें। मतलब एक ब्रिटिशर, 7 ब्रिटिशर लोग आके देख रहे हैं कि रूल ठीक है या नहीं है। उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर था ही नहीं, तो उन्हें ये बड़ा ऑफेंडिंग लगा कि क्या हम काबिल नहीं है अपने रूल्स देखने के लिए। ठीक है, सो आगे क्या होता है, ऑल पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन डेमोन्स्ट्रेशन। सारी मुस्लिम लीग या कांग्रेस, सारी पार्टीज इकट्ठी आ गई और साइमन गो बैक वाली मूवमेंट में लग गई। ठीक है, इन एफर्ट टू विन देम ओवर, जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने अनाउंस किया कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे एगिटेशन स्टार्ट हो गया कि भाई साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो जो यहाँ के वाइसरॉय थे, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को शांत करने के लिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस वगैरह को शांत करने के लिए एक ऑफर दिया। वो ऑफर क्या था? ऑफर था कि भाई हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, वो कुछ नहीं पता, बट डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अच्छा, अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आपको काइंड ऑफ खुद से रूल करने की आज़ादी है, स्वराज दे दिया गया है, लेकिन आप अंडर हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। मतलब ठीक है, सारे कंट्री, इंडिया की कंट्री को रूल आप करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट में अपनी अपनी सरकारें होती है ना, कोई अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, अपनी अपनी सरकारें होती है, लेकिन वो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर होते हैं, है ना। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो अपने रूल्स अपने आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो किसके अंडर है? पीएम ऑफ इंडिया के अंडर है ना। इसी तरह ये कि हाँ ठीक है, तुम अपना पीएम वीएम बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग अंडर रहेंगे ब्रिटिश के, ब्रिटेन के अंदर रहेंगे, जो क्वीन है वहाँ की, उसी के अंडर रहेंगे। मतलब ये होता है डोमिनियन स्टेटस। तो ये एक तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, ये है कि ठीक है, आप रूल्स बनाओ, अपने आप रेगुलेट करो। जैसे कि कोई क्लास मॉनिटर होता है, तो क्लास मॉनिटर का हेड कौन हुआ? टीचर। लेकिन टीचर किसके अंडर वर्क कर रही है? टीचर भी प्रिंसिपल के अंडर वर्क कर रही है ना। वो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है उस क्लास के लिए, लेकिन सारे रूल्स रेगुलेशन ठीक है टीचर बना सकती है, लेकिन टीचर के ऊपर भी कोई रहेगा, वो है प्रिंसिपल, है ना। ऐसे यहाँ पे कि इंडिया अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, लेकिन उसके ऊपर कौन रहेगा? ब्रिटेन रहेगा। तो ये डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोला गया था। ठीक है, वो भी उन्हें बताया नहीं गया कि कब देंगे। फिर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने प्रॉमिस किया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसे ही मतलब कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें डिस्कस किया जाएगा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको ये बात हजम नहीं हुई, उन्हें लगा नहीं कि ये सही मतलब इनकी एक्चुअली कोई मंशा है हमें रूल देने की, सेल्फ रूल देने की या कुछ ऐसे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस चीज़ से। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। जो रेडिकल्स मतलब जो बिल्कुल ऑपोजिट विचार रखते हैं, जैसे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो कहते थे कि हम डोमिनियन स्टेटस क्यों ले, ये तो हमारी कंट्री है, तो हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस क्यों ले, हमारे ऊपर ब्रिटेन क्यों रहे, हम तो फुल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ये माना करते थे, वो ज़्यादा असर्टिव थे। ठीक है, the liberal and the moderate who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। कुछ लोग जो कि
ठीक है, कांग्रेस में ऐसे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि ठीक है चलो डोमिनियन स्टेटस मिल रहा है तो डोमिनियन स्टेटस ही सही, लेकिन क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू इन दोनों के व्यूज़ ज़्यादा लोगों को भा रहे थे, लोग ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो रहे थे, तो सब मेनली इनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। फिर फाइनल कब होता है कि हमें डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए, ये इसके ऊपर पैराग्राफ है। ये अब होता क्या है कि दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एक लाहौर सेशन होता है, लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है। वहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि अब से इंडिया डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेगा, ठीक है, और हम अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं अंग्रेजी राज से। वो उन्होंने अपने आप ही घोषित कर दिया कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं अंग्रेजी राज से। कैसे? तो उन्होंने बोला कि जो अब 26 जनवरी आएगी, ये दिसंबर की बात है, तो उन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी को अब से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करेंगे। उन्होंने ऐसे ही मतलब सिंबॉलिकली बोल दिया कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करेंगे, और उन्होंने 26 जनवरी को एक्चुअली सेलिब्रेट भी किया पूरे इंडिया में। जगह जगह पर प्लेजेस ली गई, मतलब प्रण लिए गए कि हाँ हम आज़ाद हो चुके हैं और हम भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, राइट। तो 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट बन गई। फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंट तो हम 15 अगस्त को हुए, तो एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त हो गया, लेकिन 26 जनवरी एक हमारी सेक्रेट डेट, एक अच्छी डेट, हिस्टोरिकल डेट हो गई, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करते थे। तो इस डेट को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बना दिया। रिपब्लिक डे मतलब जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो एक बार हम इसको दोबारा समराइज कर देते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने के आसार कैसे बनते हैं। होता ये है कि कांग्रेस में दो सेक्शन बन जाते हैं। एक होता है जो चाहता है कि हम सरकार में घुसें और चेंज करें, लॉज वगैरह को चेंज करें। एक सेक्शन होता है जो ऐसा नहीं चाहता है, ठीक है। जो सेक्शन सरकार में चेंज करना चाहता है वो होता है स्वराज पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। जो सेक्शन चेंज नहीं चाहता है वो होता है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो यंग लीडर्स थे वो ऐसा नहीं चाहते होते हैं, ठीक है। फिर एक तो ये प्रॉब्लम हो रही होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही होती है, जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर डिप्रेशन की मार चल रही होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया हुआ होता है। उसकी वजह से एग्रीकल्चरल फूड वगैरह के प्राइसेस गिर चुके होते हैं, तो लोगों में बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो साइमन कमीशन को इंडिया में भेजती है। साइमन कमीशन को इंडिया में क्यों भेजती है? साइमन कमीशन को इंडिया में भेजती है ताकि वो जाके देखे कि इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन क्या ठीक से चल रहे हैं, अगर रूल्स चेंज करने हैं तो कैसे करने हैं, कौन से रूल लाने हैं वो लाने हैं। लेकिन इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं होता है, और इंडियन इसको अपनी बेइज्जती मानते हैं कि हमारे ही रूल्स रेगुलेशन देखने के लिए ब्रिटिशर्स को भेजा जा रहा है, जबकि इंडियंस को देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमसे पूछो ना, ब्रिटिशर्स थोड़ी बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, है ना। तो ये दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, फिर जो लॉर्ड इरविन होते हैं वो बोल देते हैं कि शांत करने के लिए बोल देते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस को बोल तो देते हैं, लेकिन कब देंगे, कहाँ देंगे, वो कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इस बात से कांग्रेस और चिढ़ जाती है, और जो यंग लीडर होते हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, वो अब डोमिनियन स्टेटस को नहीं चाहते। वो चाहते होते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज मिले, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। तो पूर्ण स्वराज के लिए वो क्या करते हैं, वो एक कांग्रेस की सेशन होता है दिसंबर में 1929 में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू।
तो इस सेशन को बोलते हैं लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम अब से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, हम मानते ही नहीं कि हम ब्रिटेन के अंडर हैं, ठीक है, और हम अपने देश को आज़ाद करवाने की ट्राई करेंगे। तो तब से 26 जनवरी का सिग्निफिकेंस आया और इसलिए हमने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे भी बनाया। तो अभी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आप करके रखेंगे और प्लीज़ काम कंप्लीट कीजिए आप लोग। मुझे कोई किसी का काम मिल नहीं रहा है एक्सेप्ट अंजलि ने ज़रूर किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। तो प्लीज़ अपना काम कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।